नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में, जो कि 22 जुलाई 2021 की अर्थात आज की है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा आप लोगों को प्रदान की जाएगी। दोस्तों, ये इतिहास की समझ से संबंधित दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वीडियो को ढूंढने में किसी भी तरह की मशक्क़त ना करनी पड़े। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि किसी भी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आरंभ करते हैं इतिहास की समझ के बारे में अपना अध्ययन। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। ईसा पूर्व चौथी सदी यानी आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है, जिसे आपने सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर जरूर देखा होगा। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के शासकों को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना जाता है। 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया था। दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। इसके लगभग 320 वर्ष बाद यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकीकरण का बड़ा पैमाना हासिल किया। इस काल में भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फले फूले। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी स्वयं बताती हैं। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसके उदाहरण हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को नई दिशा दी। दोस्तों, इसके नीचे आप कुछ चित्रों को देख सकते हैं। पहले वाले चित्र में भक्ति आंदोलन को दिखाया गया है। दूसरे वाले चित्र में दिखाया गया है कि रहट की माध्यम से, रहट एक यंत्र होता था, खेतों में सिंचाई किस प्रकार की जाती थी, पानी कैसे पहुंचाया जाता था। और तीसरे चित्र में आप मुगल दरबार को देख सकते हैं, जिसमें सभा को दिखाया गया है। चित्र में चैतन्य देव रहट इबादत खाने में अन्य धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर। इसका जो स्रोत है वो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। कृषि में रहट, नहरों व तालाबों, लोहे के हल, चरखे में बहुत विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्ण काल रहा। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया में व्यापारियों को आकर्षित करते रहे। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में 5 सवाल दिए गए हैं, जिनका जवाब हमें एक एक करके देना है। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है, इसीलिए हम अन्यत्र इन सवालों के जवाबों को देखते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता की पहचान कर लिखिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्ध देश रहा है। सम्राट अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैला। ईसाई तथा इस्लाम धर्म के प्रवेशों ने इसे और भी अधिक समृद्ध बना दिया। दूसरा सवाल जो है वो इस प्रकार है, ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ईसाई तथा इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने का कारण यह था कि केरल समुद्र के तट पर बसा हुआ प्रदेश था
और इसीलिए यहाँ जल मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता था, जबकि यूरोप से भारत पहुँचने का स्थल मार्ग अभी तक खोजा नहीं जा सका था। इस प्रकार केवल जल मार्ग द्वारा ही भारत पहुँचा जा सकता था। तो क्योंकि अभी तक ज़मीनी रास्ते की खोज नहीं हुई थी, जल मार्ग द्वारा ही भारत पहुंचा जा सकता था, और जल मार्ग द्वारा ऐसे स्थानों पर पहुंचा जा सकता था जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे। और केरल एक ऐसा ही जगह था जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म सबसे पहले केरल पहुंचे। दोस्तों तीसरा सवाल है, एक चार्ट बनाना है। भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची, उनके स्थान, निर्माता तथा उनकी विशेषताएं बताइए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला, कुतुब मीनार। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत करवाई थी क्योंकि पहली मंजिल का निर्माण करने के बाद वह मर गया था। उसके बाद उसके दामाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था और इसका स्थान दिल्ली है। ये भारत की पहली इस्लामिक इमारत है, अर्थात भारत में मुस्लिम शासकों के द्वारा बनाई गई पहली इमारत है कुतुब मीनार। दूसरा है ताजमहल। ये शाहजहां के द्वारा आगरा में बनाया गया था और पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर पत्थर से निर्मित ये पहली इमारत मानी जाती है। दोस्तों तीसरा जो है वह है लाल किला। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में और लाल पत्थर से निर्मित था, और ये भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, क्योंकि आज भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त के ऊपर जो स्पीच अपनी दी जाती है वो लाल किले की प्राचीर से ही दी जाती है। दोस्तों मैंने यहाँ से 3 ही इमारतों को शामिल किया है। इस लिस्ट को आप जितनी लंबी चाहे बना सकते हैं। आपको इसी बात का अनुसरण करना है कि किसने बनाई थी, शासक कौन था, कहाँ बनवाई थी और इसकी विशेषता क्या है। दोस्तों चौथा सवाल है कि भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताइए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत की भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक जीवन तथा यहाँ की धन संपदा ने विदेशी शासकों तथा आक्रांताओं को हमेशा आकर्षित किया। अर्थात भारत इतना अमीर रहा था, समृद्ध रहा था कि प्राचीन काल से ही इसकी धन दौलत को लूटने के लिए, इसके संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, यहाँ से व्यापार करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहा। दोस्तों आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका, कि आपने महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में ज़रूर सुना होगा। 1025 में उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अपने साथ वह इतनी धन दौलत वो ले गया था लूटकर, कि कहा जाता है कि उसने अपने देश में 3 वर्षों तक सभी प्रकार के करों को माफ़ कर दिया था। उसका कहना था कि वह भारत से इतनी धन दौलत लूट कर लाया है कि अभी फ़िलहाल 3 वर्षों तक कोई भी कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद दोस्तों 5वां सवाल है कि भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों के क्षेत्र दर्शाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा, जिसके लिए आप एटलस का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके अंतर्गत अशोक के साम्राज्य को दिखा सकते हैं, अकबर के साम्राज्य को दिखा सकते हैं, औरंगजेब के साम्राज्य को दिखा सकते हैं, और भारत में शासन करने वाले अंग्रेज़ों के साम्राज्य को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7, जिसमें अपने अध्ययन किया इतिहास की समझ के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।